नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण पांडे है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। साथ ही पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट और ट्रैवल राइटर हूं। लेकिन मेरे इसी पेशे की वजह से एक बार मेरे साथ एक ऐसा डरावना हादसा हुआ था जिसे मैं आज तक भी नहीं भूल पाया हूं। और आज उसी डरावने हादसे की मैं आप लोगों के सामने ये कहानी लेकर आया हूं। दरअसल ये बात आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं अपने ऑफिस ग्लोबल टाइम्स न्यूज में बैठा था। तभी हमारे एडिटर महेंद्र सर ने मुझे बुलाया और जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरुण, तुम्हारे लिए एक खास असाइनमेंट है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो मैं थोड़ा उत्सुक होते हुए बोला कि क्या खास असाइनमेंट है सर? तो उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए मुझसे कहा कि इस बार तुम्हें मिस्र जाना होगा। वहां के पिरामिड्स, मम्मी और नील नदी, इन सब पर हमें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चाहिए। अब मैं तो वैसे भी इतिहास का दीवाना था, लेकिन मिस्र का नाम सुनकर मैं चौंक पड़ा। अभी तक मैं आसपास के और देशों में जा चुका था, लेकिन मिस्र तो मेरे लिए सपने वाली बात थी। यह सुनकर मेरी आंखें चमक उठी, लेकिन तभी सर ने और जोड़ा, तुम अकेले नहीं जाओगे, प्राची भी तुम्हारे साथ जाएगी। अब प्राची हमारी टीम की सबसे होशियार फोटो जर्नलिस्ट थी। सीधी सादी, लेकिन कैमरे के पीछे जादू कर देती थी। उसने तुरंत हंसकर कहा, वाह सर, अरुण तो वैसे ही रहस्यमयी कहानियों में कूदता है। अब मैं उसकी डरपोक सहयात्री बनूंगी। सब हंस पड़े, लेकिन अंदर से मैं खुश था कि कोई साथी रहेगा। 2 दिन बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़े थे। हम जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, प्राची का जोश देखने लायक था। हाथ में कैमरा, गले में छोटा माइक और बैग में लैपटॉप था, लेकिन सिक्योरिटी चेक पर मामला गड़बड़ा गया। अफसर ने मेरा बैग खोलते ही शक से मेरी ओर देखा और कहा, ये ट्राइपॉड और ये वायरलेस माइक्रोफोन आखिर आप लोग किस लिए ले जा रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, सर हम पत्रकार हैं, इंडिया से आए हैं, हमें रिपोर्ट शूट करनी है। उसने घूरते हुए पूछा, रिपोर्ट? लेकिन यहां शूट करने की इजाजत है क्या? प्राची धीरे से मेरे कान में बोली, अरुण, अगर रोक दिया तो हमारी मेहनत सब बेकार जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और पासपोर्ट दिखाया और बोले, सर हम किसी कानून के खिलाफ नहीं जा रहे, सिर्फ म्यूजियम और पब्लिक प्लेस पर शूट करेंगे। ये देखिए हमारे अखबार के आईडी कार्ड। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। अफसर ने फिर से मेरे चेहरे को गौर से देखा, फिर कार्ड वापस करते हुए कहा, जाइए, लेकिन याद रहे मिस्र की सुरक्षा मजाक नहीं है। हमने मन ही मन में खुश होकर कहा, ठीक है सर, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। हम दोनों ने राहत की सांस ली। भाई तुम जानते हो, एयरपोर्ट अपने आप में एक अलग दुनिया है। जगमगाती लाइटें, लोग हाथों में सूटकेस खींचते भागते हुए नजर आ रहे थे और इधर उधर अनाउंसमेंट्स की आवाजें आ रही थीं। फ्लाइट AB302 कैरो इज नाउ बोर्डिंग। प्राची लगातार फोटो खींच रही थी। उसने कहा, ये देखो अरुण, यहां भी कितने चेहरे हैं। कोई रो रहा, कोई हंस रहा, कोई जल्दी में भाग रहा है। हर किसी की अपनी कहानी है। मैंने मजाक किया, हाँ, और हमारी कहानी होगी मम्मी के बीच रात गुजारने की। मेरी बात सुनकर प्राची ने हंसते हुए कहा, पहले जहाज में चढ़ तो लो, फिर देखेंगे। चेक इन लाइन में खड़े खड़े भी मजे आ रहे थे। एक विदेशी परिवार के छोटे बच्चे ने बैग से खिलौना ऊंट निकाल लिया और जोर से ऊं ऊं की आवाज निकालने लगा। सामने एक बुजुर्ग अंकल बार बार अपना पासपोर्ट गिरा रहे थे और पीछे खड़े लोग झुंझला रहे थे। प्राची ने धीमे से कहा, अगर यही हाल पिरामिड्स के अंदर हुआ तो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगी। मैं हंसते हंसते बोला, तब तक मम्मी हमें खा चुकी होंगी।
वो मेरी बात सुनकर थोड़ा सिहर गई, लेकिन फिर कैमरे की लेंस के पीछे छुपकर बोली, डराना बंद करो, वैसे भी मुझे बंद जगहों से डर लगता है। फिर वो बोली, हम सही तो कर रहे हैं ना अरुण, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें लेने के देने पड़ जाएं। वैसे भी हमसे सब लोग कंपटीशन लगाते हैं, हम दोनों ही लोग सबके निशान पर रहते हैं। टॉप पर होने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए कितनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, इसको कोई नहीं जानता। अब मुझे ही देख लो, घर पर मेरी मम्मी बीमार हैं, मुझे उनकी फिक्र लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ, वो भी घर छोड़कर, और इतना बड़ा रिस्क भी ले रही हूँ। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो, बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता है। अगर हमें कुछ हो गया तो 2 दिन में हमें सब लोग भूल जाएंगे। अगर हमें सफलता मिल गई तो हमसे जलने वाले बहुत लोग हो जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि किस कीमत पर हमें ये सफलता मिल रही है। आखिरकार हम जहाज में बैठे। फ्लाइट लगभग 7 घंटे की थी। बाहर रात ढल चुकी थी। खिड़की से बादलों के बीच चांदनी दिख रही थी। प्राची ने कानों में हेडफोन लगाए, लेकिन बार बार मेरी ओर देखती और कहती, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी उत्सुकता है, जैसे कोई पागल वैज्ञानिक कुछ बड़ा करने जा रहा हो। मैंने धीरे से कहा, प्राची, तुम्हें अंदाजा है हम कहाँ जा रहे हैं? पिरामिड, जहां हजारों साल पहले राजाओं को मम्मी बनाकर दफनाया गया। कितनी अजीब बात है, मृत्यु के बाद भी लोग जिंदा लगते हैं। वो सिहर उठी। उफ अरुण, ये बातें मत करो, मुझे पहले से ही अंधेरी जगहों से डर लगता है। मैंने हंसकर कहा, डरना तुम्हारा काम, लिखना मेरा काम, और फोटो खींचना तुम्हारा जुनून। पर याद रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। जब हम सुबह सुबह काहिरा पहुंचे तो गर्म हवा के थपेड़े चेहरे से टकराए। एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य अनोखा था। ऊंट और गाड़ियों का अजीब संगम बहुत ही यूनिक लग रहा था। अलग देश की धरती पर खड़े होकर वहां अजनबी चेहरों के बीच एक रोमांस महसूस हो रहा। थामसालों और धूल की मिलीजुली गंध आ रही थी, और भीड़ में उठती आवाजें बहुत शोर कर रही थी। प्राची ने तुरंत कैमरा निकाला और बोली, वाह अरुण, ये तो तस्वीरों का खजाना है। हर फ्रेम एक कहानी है। मैं बस एक तक देख रहा था। दिल के अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे ये सफर हमें किसी रहस्यमयी खड्डे में ले जाने वाला हो। कुछ भी हो, लेकिन एक नए देश में जाने की फीलिंग अलग होती है। एक अलग देश की धरती पर खड़े होकर वहां के हवा पानी में सांस लेना और अलग कल्चर को फील करना भी एक सुखद और रोमांचक एहसास होता है। काहिरा पहुंचने के अगले ही दिन हमारी असली यात्रा शुरू हुई। सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा था। हवा में रेगिस्तान की तपिश थी, लेकिन दिल में उत्साह इतना था कि थकान का नाम तक नहीं। हम होटल की टैक्सी में बैठे। बाहर खिड़की से नजर डालते ही रेगिस्तान की सुनहरी रेत, दूर दूर तक पिरामिडों की परछाई, और हवा में एक रहस्यमय सन्नाटा महसूस हो रहा था। ड्राइवर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा, यू गोइंग टू पिरामिड्स? मैंने भी कह दिया, यस पिरामिड्स एंड ओल्ड टॉम्स, वी आर जर्नलिस्ट्स। ड्राइवर की आंखों में अजीब सा डर उतर आया। उसने फिर अंग्रेजी में कहा कि वहां दिन जाना रात में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पुराना श्राप है, जो गया वापस नहीं आया। प्राची ने मेरे हाथ को दबाया। उसकी आंखों में हल्की घबराहट झलक रही थी, लेकिन मैंने हंसकर कहा, ये लोग डराने के लिए कहानियां बनाते हैं, पत्रकार हैं हम, भूत प्रेत से क्या डरना। ड्राइवर ने बस एक लंबी हूं की आवाज निकाली और चुप हो गया। उसकी खामोशी ही माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही टैक्सी ने मोड़ लिया, सामने जो नजारा था उसे देखकर हमारी सांसें थम गईं। सुनहरी रेत के बीच से आसमान छूते 3 विशाल पिरामिड थे। मैंने प्राची की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अरुण, यार ये तो सपना लगता है, जो आज तक किताबों में पढ़ा था और तस्वीरों में देखा था। आज वही असली पिरामिड देख रही हूं। मैंने हंसकर कहा। अब समझ आई क्यों लोग कहते हैं ये 7 अजूबों में से एक है। वाकई उस पल मुझे लगा कि जैसे मैं समय की सीढ़ियां चढ़कर हजारों साल पीछे पहुंच गया हूं। पिरामिड के पास पहुंचते ही कुछ लड़के ऊंट लेकर दौड़ पड़े। ऊंट राइड, ऊंट राइड, वे चिल्लाने लगे। एक ऊंट वाले ने जिद पकड़ ली, सर मैडम फोटो के लिए ऊंट पे बैठो, बेस्ट पिक्चर आएगी। प्राची ने मुस्कुराकर कहा, अरुण चलो ना, फोटो ले लेते हैं, वरना बाद में पछताओगे। मैंने मुंह बनाया, अगर ऊंट ने दौड़ा दिया तो फिर तो मम्मी से पहले ऊंट ही मार देगा। हम दोनों हंस पड़े और आखिरकार ऊंट पर बैठ गए।
ऊंट धीरे धीरे चला, लेकिन उसकी ऊंचाई से पिरामिड का नजारा और भी अद्भुत लग रहा था। प्राची लगातार क्लिक करती रही और मैं सोचता रहा, यार ये जगह रहस्यों का खजाना है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो अब तक दुनिया से छुपा है। पिरामिड के किनारे भीड़ से थोड़ा हटकर हम खड़े थे कि अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी हमारे पास आया। वो काले रंग की डीली पोशाक पहने हुए था। उसके सिर पर पगड़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, आप पत्रकार हो, इंडिया से आए हो? मैं चौंक गया। मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं इंडिया से ही आया हूं, लेकिन आपको कैसे पता? वो हल्के से मुस्कुराए और मुझसे कहा, यहां आने वाले हर चेहरों में मैं फर्क पहचान लेता हूं और आपके चेहरे पर खोजी नजर है। प्राची ने मुझे कोहनी मारी। अरुण, ये तो बड़ा फिल्मी अंदाज में बात कर रहा है। मैंने हंसकर उससे पूछा, और आप कौन हैं? वो बोला, मेरा नाम यूसुफ है, मैं गाइड हूं, लेकिन हर कोई मेरी राह पर चलने की हिम्मत नहीं करता। यूसुफ ने पिरामिड की ओर इशारा करके कहा, ये पत्थरों के ढेर नहीं हैं, ये तो कब्रें हैं, और इन कब्रों में जो सोया है वो अब भी जाग सकता है। प्राची ने हंसकर कहा, मतलब क्या मम्मी उठकर बाहर आएगी? यूसुफ ने गंभीर चेहरा बना लिया। हाँ, अगर उसकी नींद तोड़ी जाए तो। इन पिरामिड्स में श्राप हैं, जिसने नियम तोड़े वो जिंदा वापस नहीं लौटा। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि मैं सिहर उठा। हालांकि प्राची ने तुरंत कैमरा उठाकर उसकी तस्वीर ले ली और बोली, वाह, स्टोरी के लिए मसाला मिल गया। यूसुफ ने झुककर धीमे स्वर में कहा, पर्यटक सिर्फ बाहर से देखते हैं, लेकिन अंदर गुप्त रास्ते हैं जहां असली रहस्य छुपे हैं। अगर हिम्मत है तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। कहो क्या कहते हो, आपकी ढांसू न्यूज बनेगी? मैंने चौकन्ने होकर उसकी आंखों में देखा। वो मजाक नहीं कर रहा था। प्राची ने फुसफुसाकर कहा, अरुण, कहीं ये हमें लूटने के लिए तो नहीं ले जाएगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है, लेकिन अगर सच में ये रास्ते हैं तो हमारी रिपोर्ट वर्ल्ड एक्सक्लूसिव होगी। मैंने उससे कह दिया, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। तुम जैसे बता रहे हो वैसे हमें सही ढंग से मम्मी दिखा देना। बस हमारी न्यूज अच्छी बननी चाहिए। उसके बदले में तुम जो चाहो वही फीस तुम्हें मिलेगी। यह सुनकर यूसुफ का चेहरा चमकने लगा। उस रात होटल लौटते समय भी यूसुफ के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, मम्मी अब भी जाग सकती हैं। प्राची थोड़ी चुप थी। आखिरकार उसने धीरे से कहा, अरुण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहीं हम मुसीबत में न फंस जाएं। मैंने उसे ढांढस बंधाया, डर मत प्राची, पत्रकार का काम ही सच ढूंढना है। अगर डर गए तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। लेकिन अंदर से मैं खुद भी बेचैन था, क्योंकि न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि पिरामिड की उस चुप्पी के भीतर कोई हमें देख रहा है। काहिरा में हमारी तीसरी रात थी। दिन भर की थकान के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मन में बार बार यूसुफ के शब्द गूंज रहे थे, गुप्त रास्ते हैं, असली रहस्य छुपे हैं। करीब आधी रात को होटल के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही यूसुफ खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और हाथ में एक पुराना बड़ा लालटेन था। होटल के कमरे में आकर यूसुफ ने हमें एक पुरानी किताब दिखाई। उसमें एक नक्शा बना था जिस पर कुछ गुप्त चिन्ह थे। यूसुफ ने कहा कि ये चिन्ह सिर्फ असली पुरातत्वविद ही समझ सकते हैं, लेकिन मेरे दादा बताते थे कि इन चिन्हों से पता चलता है कहाँ असली ताबूत रखा है और कहाँ सिर्फ नकली। मैं और प्राची उस नक्शे को गौर से देखने लगे। एक चिन्ह पर नजर पड़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे वो आंख झपक गई हो। मैं चौंक कर पीछे हट गया। प्राची बोली, अरुण, तुम्हें भ्रम हुआ है। लेकिन मेरे दिल ने कहा, यह नक्शा सिर्फ कागज नहीं है, इसमें कोई जिंदा राज छुपा है। तभी यूसुफ ने धीमे स्वर में कहा, चलो अब वक्त है, लेकिन ध्यान रखना, जो मैं कहूं वही करना। एक भी गलती की तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ सकता है। मैं और प्राची धीरे धीरे होटल से निकले। सड़क पर वीरानी थी, बस हवा में रेत उड़ रही थी। दूर से ऊंटों की घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। टैक्सी में बैठे तो यूसुफ ने हमें इशारा किया कि खिड़की से बाहर मत देखना। प्राची फुसफुसाई, अरुण, मुझे सच में डर लग रहा है। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? मैंने उसका हाथ दबाया। डर मत, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती है। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी बीच रेगिस्तान में अचानक खराब हो गई। चारों तरफ बस सुनहरी रेत और काली रात छाई हुई थी।
यूसुफ गुस्से में बोला, लगता है कि कार खराब हो गई, अब हमें पैदल ही चलना होगा। वहां से थोड़ी ही देर का रास्ता और बचा था। हम मशाल जलाकर आगे बढ़े, लेकिन अजीब बात यह थी कि हम चाहे जिस दिशा में जाते, रेत पर वही 3 परछाइयां दिखाई देती, जैसे कोई चौथी परछाई भी हमारे साथ चल रही हो। प्राची कांपते हुए बोली, अरुण देखो, हमारे साथ कोई और भी है। प्राची की ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि ये खुद को भी सुनाई देने लगी। हमने देखा कि रेगिस्तान के बीच ऊंचाई से पिरामिड का साया उतर रहा था। रात के अंधेरे में वो और भी रहस्यमयी लग रहा था। यूसुफ ने धीरे से कहा, यह जगह पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड से घिरी रहती है, इसलिए चुपचाप चलना। आवाज हुई तो सब खत्म हो जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। हम झुक झुक कर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कभी रेत में पैर ढंस जाते तो कभी ऊंट की परछाई नजर आती। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। पिरामिड के एक कोने में यूसुफ ने हाथ से रेत हटाई। नीचे एक छोटा सा लोहे का ढक्कन दिखाई दिया। उसने धीरे से खोला और हम सब अंदर उतर गए। तंग सी सुरंग थी, पत्थरों की दीवारें और सीलन की गंध आ रही थी। छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। प्राची ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने कांपते स्वर में कहा, अरुण प्लीज वापस चलते हैं। लेकिन मैं जिद्दी था। अब जब इतना आ ही गए हैं तो पीछे नहीं हट सकते। हम तीनों धीरे धीरे मशाल की रोशनी में सुरंग से गुजर रहे थे। अचानक कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजी। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन भाषा में मंत्र बोल रहा हो। मैंने तुरंत यूसुफ से पूछा, तुमने सुना कुछ? वो बोला, ये हवा है, सुरंगों में अटक कर अजीब आवाजें बनाती हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो आवाज हवा नहीं थी, क्योंकि वो मेरे कान के बिल्कुल पास सुनाई दी, जैसे कोई नाम ले रहा हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सुरंग धीरे धीरे बड़ी होने लगी। हवा भारी और दमघोंटू थी। यूसुफ लालटेन आगे करता और हमें संकेत देता कि आवाज बिल्कुल न करें। दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे हुए थे। लोगों के कतार में खड़े चित्र, देवताओं की आकृतियां और कहीं कहीं मम्मी जैसे बने हुए चेहरे थे। प्राची ने धीमे स्वर में कहा, अरुण इन्हें देखो, ये तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सब हमें घूर रहे हों। मैंने सिर हिलाया। सच में लग रहा था कि जैसे वो चित्र हमें देख रहे हों। काफी देर बाद हम एक बड़े कमरे में पहुंचे। बीच में एक लंबा पत्थर का ताबूत रखा था। उस पर सुनहरे और नीले रंग की सजावट थी और ऊपर बना चेहरा बिल्कुल जीवित सा लग रहा था। यूसुफ ने हाथ उठाकर रोक दिया, यहां से आगे कोई नहीं जाएगा। याद रखो, मम्मी को छूना मना है। बस दूर से देखो और चुपचाप लौट चलो। प्राची कांप रही थी। उसने धीमे से कैमरा उठाया और कुछ तस्वीरें ली। मैंने देखा कि कमरे में और भी कई ताबूत दीवार से टिके हुए थे, जैसे कोई सेना खड़ी हो, बस आंखें खोलने का इंतजार कर रही हो। अचानक हमें ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी। यूसुफ के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने फुसफुसाकर कहा, सिक्योरिटी गार्ड्स गश्त कर रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो सीधा जेल में डाल देंगे। हम सब पत्थर की दीवार के पीछे छिप गए। कदमों की आवाज पास आती गई। दिल धक धक कर रहा था। प्राची की सांस इतनी तेज थी कि मुझे डर लगा कहीं आवाज बाहर न चली जाए। मैंने उसका हाथ दबाकर इशारा किया, चुप रहो। गार्ड की टॉर्च की रोशनी कमरे में आई, फिर दीवारों पर घूमी और ठीक उस ताबूत पर पड़ी जहां मम्मी सोई थी। हमारे माथे से पसीना बह निकला। कुछ सेकंड ऐसा लगा जैसे गार्ड हमें देख लेगा, लेकिन तभी वो आगे बढ़ गया और आहट दूर चली गई। हम सब ने एक साथ लंबी सांस ली। प्राची लगभग रोने लगी थी। प्राची काफी डर भी चुकी थी। यूसुफ ने हमें जल्दी से बाहर निकलने का इशारा किया। आज रात इतना काफी है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो कल मैं तुम्हें और गहराई में ले जाऊंगा, जहां असली रहस्य सोया है। हम फिर उसी सुरंग से निकलकर बाहर आए। चांदनी में पिरामिड और भी खामोश लग रहा था। प्राची कांपते हुए बोली, अरुण ये मजाक नहीं है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। तुम नहीं जानते, ये जगह हमें निगल सकती है। मैंने आसमान की ओर देखा। सच कहूं तो मेरे अंदर भी डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब खिंचाव भी, जैसे वो मम्मी मुझे बुला रही हो। उस रात हम जैसे तैसे होटल लौट आए थे। प्राची कांप रही थी और लगातार यही कह रही थी, अरुण ये पागलपन है। अगर हम पकड़े जाते तो पता नहीं क्या होता। मैंने पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में खाली किया और बोला, लेकिन सोचो प्राची,
अगर हम इस गुप्त रास्ते की तस्वीरें और कहानी छाप दें तो ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव होगी। दुनिया के किसी पत्रकार ने अभी तक ये हिम्मत नहीं की। वो भौचक्की मुझे देखती रही और बोली, तो तुम अपनी जान दांव पर लगाना चाहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, पत्रकारिता का असली मजा इसी में है। अगले दिन शाम को ही यूसुफ हमारे होटल आ गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने कहा, कल रात तुमने बस झलक देखी। आज अगर हिम्मत है तो मैं तुम्हें उस कक्ष में ले जाऊंगा जहां असली रहस्य है। वहां अब भी वो चीज मौजूद है जिसे सदियों से कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। प्राची ने हाथ जोड़ दिए, नहीं, हमें अब और अंदर नहीं जाना, ये सब बहुत खतरनाक है। लेकिन मैंने तुरंत जवाब दिया, हम तैयार हैं। यूसुफ ने मुझे घूरा और धीरे से कहा, तो याद रखना, वहां सिर्फ देखना है, छूना नहीं। मम्मी के पास जाकर हाथ लगाना, मौत को दावत देना है। आधी रात को हम फिर उसी रास्ते से पिरामिड के भीतर उतरे। सुरंग कल से और भी लंबी लग रही थी। हवा और भारी हो गई थी, मानो हर सांस उधार की हो। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कहीं इंसानों को देवताओं के सामने घुटनों पर झुका दिखाया गया था, कहीं किसी को जिंदा जला रहे थे। चित्रों में खून जैसे ताजा चमक रहा था। प्राची का हाथ कांप रहा था। अरुण प्लीज वापस चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे ढांढस बंधाया, बस थोड़ा और, हमें सच तक पहुंचना ही होगा। करीब आधे घंटे बाद हम एक विशाल कक्ष में पहुंचे। बीच में एक सोने से मड़ा ताबूत रखा था और उसके चारों ओर 4 पत्थर की मूर्तियां पहरेदारों की तरह खड़ी थीं। यूसुफ ने लालटेन जमीन पर रखी और गंभीर स्वर में बोला, ये है वो जगह। कहते हैं यहां फराओ की आत्मा अब भी भटकती है। जिसने भी इसे छेड़ा वो जिंदा वापस नहीं लौटा। मैं ताबूत के पास गया और उस पर उकेरे गए चित्रों को देखने लगा। प्रतीक और भाषा मुझे बिल्कुल अजीब लगी, लेकिन एक चीज साफ थी, चेहरे की उभरी हुई आकृति जैसे मुझे घूर रही हो। हम ताबूत के पास शूट कर ही रहे थे कि बाहर से बूटों की ठक ठक सुनाई दी। यूसुफ ने अचानक हमें पीछे की छोटी सुरंग में धकेल दिया। मैंने तुरंत कैमरा बैग में डाल लिया। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स टॉर्च लिए हुए अंदर आए। उनमें से एक ने अरबी में कुछ कहा, दूसरा हंसा और बोला, इन कब्रों में कौन आएगा? लोग तो यहां आने से ही डरते हैं। उनकी टॉर्च की रोशनी हमारी तरफ घूम गई। टॉर्च इधर उधर घुमाई, उनकी तेज रोशनी हमारे चेहरे के पास से गुजरी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी फट पड़ेगी। प्राची ने डर से मेरी बांह पकड़ ली। मैंने दांत भींचकर आंखें बंद कर ली। अगर पकड़े गए तो सीधा जेल, और शायद कभी भारत लौटना नसीब ना हो। सांस रोके हम इंतजार करते रहे। 2 मिनट, 5 मिनट, पता नहीं कितनी देर। आखिरकार गार्ड्स थोड़ी देर बाद हंसते हंसते आगे बढ़ गए। हम तीनों ने एक साथ राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल लगा, हम सचमुच मौत से बच निकले हैं। सिक्योरिटी के जाते ही मेरा जुनून और बढ़ गया। मैंने प्राची से कहा, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हमें करीब से फोटो चाहिए। वो लगभग चिल्ला पड़ी, अरुण पागल हो गए हो क्या? यूसुफ ने मना किया है। छूना तो दूर, पास जाना भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मैं कहां मानने वाला था। मैंने कैमरा उठाया और धीरे धीरे ताबूत की ओर बढ़ गया। हर कदम पर लगा जैसे जमीन कांप रही हो। ताबूत के पास जाकर मैंने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और क्लिक कर दिया। एक तेज चमक कक्ष में फैली और उसी पल मुझे लगा जैसे ताबूत के ढक्कन पर उकेरी गई आंखें झपकी हों। मैं सिहर उठा। क्या ये मेरी कल्पना थी या सच था? अचानक कक्ष की हवा बदल गई, जैसे किसी ने भारी सांस ली हो। दीवार पर बनी मूर्तियों की परछाइयां हिलने लगी। प्राची डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि मैंने उसका मुंह दबा दिया। यूसुफ पसीने से तर था। उसने दबी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, मम्मी की नींद मत तोड़ो। तभी ताबूत से हल्की सी ठक ठक की आवाज आई। हम सब जम गए। प्राची रो पड़ी। वो बोली, अरुण मैंने कहा था ना, ये पागलपन है, चलो यहां से निकलो। मैं खुद भी कांप रहा था, लेकिन भीतर का जिज्ञासु पत्रकार हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, बस एक झलक और, लेकिन यूसुफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचा। नहीं, अगर अब भी रुके तो सब खत्म हो जाएगा। हम तीनों भागते भागते उसी सुरंग से बाहर निकले। सांसें तेज थीं, दिल धक धक कर रहा था और कानों में अब भी वो ठक ठक गूंज रही थी। होटल लौटकर प्राची ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो कमरे के कोने में बैठी कांप रही थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की,
प्राची, समझो, ये हमारी सबसे बड़ी रिपोर्ट होगी। दुनिया हिल जाएगी जब ये तस्वीरें छपेंगी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही और बोली, अरुण, खबर बनाने के चक्कर में तुम मौत से खेल रहे हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मम्मी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं चुप हो गया, पर दिल के भीतर एक आवाज कह रही थी, तुम्हें और गहराई में जाना होगा। सच वही छुपा है। सच कहूं तो उस रात की शुरुआत ही अजीब थी। पिछली रात की हलचल के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हुआ था। दिमाग में बार बार वही ताबूत, वही सिक्योरिटी और वही रहस्यमय गंध घूम रही थी। मैंने तय कर लिया था कि अगर रिपोर्ट को सच में धमाका बनाना है तो मुझे वो चीजें दिखानी होंगी जो अब तक किसी कैमरे ने कैद नहीं की। करीब रात के 12 बजे यूसुफ फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर आया। लालटेन की पीली रोशनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। उसने बस इतना कहा, आज तुम जो देखोगे उसे पूरी दुनिया नहीं जानती, लेकिन उसे देखने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने कैमरा उठाया। प्राची ने अनमने मन से बैग टांगा और हम उसके पीछे चल पड़े। होटल से बाहर निकले तो सड़क पर अजीब सी खामोशी थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर से ऊंट की घंटियां बज रही थीं। यूसुफ हमें पिरामिड के पिछले हिस्से की ओर ले गया, जहां रेत के बीच छिपा एक लोहे का ढक्कन था। उसने धीरे से रेत हटाई, ढक्कन खोला और बोला, अब से आवाज मत करना। अंदर जो भी देखो बस याद रखना, ये दीवारें भी सुनती हैं। मैंने मजाक में कहा, दीवारें सुनती हैं या मम्मी? लेकिन मन में खुद भी हल्की सनसनाहट थी। जैसे ही हम नीचे उतरे, सीलन भरी हवा ने हमारे फेफड़ों पर हमला किया। पत्थर की दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे हुए थे। मैं टॉर्च की हल्की किरण से उन पर रोशनी डाल रहा था और चुपके चुपके कैमरे में कैद कर रहा था। अचानक मेरी नजर एक चित्र पर अटक गई। वहां दिखाया गया था कि एक आदमी जंजीरों में बंधा है और एक विशाल देवता उसके सामने खड़ा है। मैंने यूसुफ से धीरे धीरे पूछा, ये सब मतलब है क्या, या फिर ये बस सजावट के लिए पुराने समय में बना दिए गए थे? यूसुफ वहीं रुक गया। उसकी आंखें अंधेरे में और गहरी लग रही थीं। उसने लालटेन को चित्र के पास किया और बोला, अरुण साहब, ये सजावट नहीं है, ये चेतावनी है। उसने उंगली से दीवार पर खींची रेखाएं दिखाते हुए कहा, ये चित्र बताते हैं कि कब्र को भंग करने वालों को राजा श्राप देता था। यहां देखो, दुश्मनों को घुटनों के बल झुकाकर मम्मी बनाने से पहले बांधा गया। और यहां उसने दूसरी दीवार पर रोशनी डाली। वहां एक आदमी ताबूत के पास खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और शरीर से जैसे कोई आत्मा अलग होकर उड़ रही हो। यूसुफ की आवाज और धीमी हो गई, ये है दंड, जो भी मम्मी को छूता है उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। प्राची कांप गई। उसने कैमरा नीचे कर लिया और धीरे से बोली, अरुण, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह, ये चित्र सब जैसे हमें ही घूर रहे हों। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा डर था, लेकिन मैं जिद्दी था। देखो प्राची, हमारी रिपोर्ट तभी तो दुनिया हिला देगी जब हम सच सामने लाएंगे। ये वही मौका है। सच कहूं तो मैं बाहर से बहादुरी दिखा रहा था, लेकिन भीतर से मुझे भी इन चित्रों को देखकर अजीब सी झुरझुरी हो रही थी। यूसुफ हमें और आगे ले गया। जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जा रहे थे, दीवारों पर चित्र और डरावने होते जा रहे थे। कहीं लोगों को जिंदा दफनाते दिखाया गया था, कहीं देवताओं को इंसानी खोपड़ियां उठाए हुए। यूसुफ ने एक जगह रुककर कहा, यहां से आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में अपनी रिपोर्ट को इतिहास बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें आज रात वो कक्ष दिखा सकता हूं जहां अब तक कोई बाहरी कदम नहीं रख पाया। लेकिन याद रखना, वहां से लौटना आसान नहीं होगा। मैंने बिना सोचे समझे कहा, मुझे देखना है। प्राची चीख पड़ी, अरुण, पागल हो गए हो क्या? हम पकड़े गए तो जेल जाएंगे, और ये सब देखकर मुझे तो लग रहा है हमें जिंदा ही यहां दफना देंगे। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि दोस्त, उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो पूरी दुनिया को हिला दे। दोस्तों, यकीन मानो, जैसे ही हम उस आखिरी सुरंग में घुसे, मेरी सांसें थम सी गई। ये रास्ता बाकी गलियारों से भी तंग था। इतनी सी जगह कि दो लोग साथ साथ नहीं चल सकते। दीवारों से लगातार धूल गिर रही थी और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। यूसुफ आगे आगे लालटेन लिए चल रहा था, मैं बीच में, और प्राची सबसे पीछे। उसकी कदमों की आहट कांप रही थी, जैसे किसी वक्त वो पीछे मुड़कर भाग जाएगी। गाइड की लालटेन अचानक फड़फड़ाई और बुझ गई।
चारों तरफ गहरा अंधेरा, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। प्राची घबराकर बोली, अरुण प्लीज कुछ करो। मैं टॉर्च जलाने ही वाला था कि अचानक लालटेन फिर से जल उठी। रोशनी फैली तो हमने देखा दीवार पर लाल रंग के गीले धब्बे थे। मैंने हाथ लगाया, वो वाकई नम था, खून जैसा। यूसुफ बोला, ये पुराना रंग है, तुम लोग डर रहे हो। लेकिन मैं जानता था वो झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं चुप रहा कि कहीं प्राची और न डर जाए। करीब 10 मिनट बाद ही मुझे महसूस हुआ कि हवा अचानक भारी हो गई है, जैसे किसी कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो रही हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। प्राची ने हड़बड़ाकर कहा, अरुण ये जगह सही नहीं है, सांस नहीं आ रही, चलो वापस चलते हैं। मैंने उसे धीरज देने की कोशिश की। ये सब सीलन है, पुरानी जगहों पर ऐसा होता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे गले पर भी जैसे किसी ने अदृश्य हाथ रख दिया हो। हम और गहराई में बड़े ही थे कि अचानक ठक 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 3 बार किसी ने भारी हथौड़े से दीवार पीटी हो। ऐसी आवाज आई, हम सब वहीं जम गए। प्राची की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए कहा, ये किसने किया? मैंने आवाज बनावटी मजाक से दबाने की कोशिश की। शायद ऊपर से पत्थर गिरा होगा। लेकिन यूसुफ चुप था। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया था। उसने बस फुसफुसाकर कहा, यहां कोई और नहीं है, ये दीवारें बोल रही हैं। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के लालटेन की रोशनी झिलमिलाई और फिर फड़फड़ाहट की भयानक आवाज आई। अचानक छत से सैकड़ों चमगादड़ निकलकर टूट पड़े। उनके पंखों की आवाज और कानफोड़ चीखें पूरे गलियारे में गूंजने लगी। प्राची ने कैमरा कसकर पकड़ा। मैं सिर झुकाकर दीवार से चिपक गया। यूसुफ ने मशाल लहराई, लेकिन और चमगादड़ टूट पड़े। कुछ हमारे बालों में फंस गए। उनके नुकीले नाखून गर्दन पर खरों छोड़ गए। उस पल ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हमारी तरफ धकेल रही हो। प्राची चीख पड़ी, बचाओ, मुझे बाहर ले चलो। वो बहुत ही घबरा चुकी थी। मैंने उसे अपनी बांह से ढक लिया, लेकिन खुद का दिल भी इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। उन चमगादड़ों की गंध, दोस्त बता नहीं सकता, जैसे सड़ी हुई लाश और खून की मिली जुली बू हो। करीब 1 मिनट तक वो हमला चलता रहा और फिर अचानक उसी तेजी से सब अंधेरे में गायब हो गए। बस हमारे कदमों के नीचे दर्जनों चमगादड़ों की गिरी हुई लाशें पड़ी थीं, जो जाने कैसे दम तोड़ चुके थे। हमने राहत की सांस ली ही थी कि पीछे से बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज आई, मत छुओ, हमें मत जगाओ। उस आवाज ने मेरी रूह तक जमा दी। वो न प्राची की थी न यूसुफ की, वो तो किसी तीसरे की थी, किसी अनजान की थी। प्राची सीधे मेरे सीने से चिपक गई और रोने लगी, अरुण हमें वापस चलना चाहिए, प्लीज हमें यहां से निकालो। मैं खुद भी डरा हुआ था, लेकिन यूसुफ ने बिना पीछे देखे कहा, ये आवाजें तुम्हें रोकने के लिए हैं, ये बस हमें डराना चाहती हैं। अगर सच देखना है तो आगे बढ़ना होगा। हम पिरामिड की एक संकरी गली से गुजर रहे थे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, आधा इंसान आधा जानवर बना था। अचानक प्राची चीख पड़ी, अरुण। दीवार से हाथ निकला। मैंने तुरंत देखा, दीवार की दरार से सचमुच एक सूखी हड्डियों जैसी उंगलियां बाहर झांक रही थीं। मैं दौड़ कर गया, लेकिन अगले ही पल वो हाथ अंदर खींच गया। सिर्फ खून के निशान दरार पर चिपके रह गए। गाइड यूसुफ बुदबुदाया, ये बहुत बुरा संकेत है। हम किसी तरह घिसटते हुए उस आखिरी दरवाजे तक पहुंचे। पत्थर का बना एक विशाल दरवाजा था। यूसुफ ने पूरे जोर से उसे धकेला और अंदर लालटेन की रोशनी फैलाई। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता। बीचों बीच काले पत्थर का ताबूत रखा था। उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, जिन्हें मैं नहीं पढ़ सका। दीवारों पर दर्जनों चित्र थे और हर चित्र में लोगों को मौत के बाद भूत प्रेतों द्वारा नोचा जा रहा था। और तभी ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद धीरे धीरे हिलने लगा। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद भाग ही जाते, क्योंकि उस पल मेरी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था उसे मैं आज भी याद करूं तो पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती है। कक्ष के बीचों बीच रखा वो विशाल पत्थर का ताबूत था। पहले तो बस हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने सोचा शायद हवा का असर होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी भारी ढक्कन प्लेट सचमुच सरकने लगी। पत्थर के घिसटने की भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मेरे पैर वहीं जम गए। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। प्राची ने कांपती आवाज में कहा, अरुण क्या ये सचमुच
खुद से हिल रहा है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रही थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। यूसुफ ने आंखें नीची कर ली और बुदबुदाया, ये आत्मा का संकेत है, इसे हल्के में मत लो। जैसे ही ताबूत थोड़ा सा और सरका, तभी मुझे कुछ गिरने की ठंडी बूंदें महसूस हुई। मैंने हाथ ऊपर उठाया और देखा, वो पानी नहीं था, वो तो गाढ़ा चिपचिपा खून था। दीवार की दरारों से गहरे लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं। धीरे धीरे उन बूंदों ने पूरी दीवार को लाल कर दिया, और जैसे ही लालटेन की रोशनी उन पर पड़ी, उनसे धुंधली सी परछाइयां बन गईं। परछाइयां जो इंसानी शक्लों जैसी थीं, कुछ चीखते हुए, कुछ हाथ फैलाए हुए, जैसे हमें पकड़ना चाहती हों। प्राची ने झटके से कैमरा ऊपर किया और उन दीवारों को शूट करने लगी। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन उसका चेहरा साफ कह रहा था, ये सब दुनिया को दिखाना जरूरी है। अचानक पूरे कमरे में एक साथ दर्जनों आवाजें गूंजने लगी, जैसे 100 लोग एक साथ कान में फुसफुसा रहे हों। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारी नहीं है, वापस चले जाओ। उन आवाजों में गुस्सा भी था और दर्द भी। और उसी बीच किसी ने भारी लोहे की जंजीरें खींचने की छन छन की आवाज गूंज उठी। हम सब दहशत में आ गए। सबने चौंक कर ताबूत की ओर देखा। यह आवाज ताबूत के भीतर से आ रही थी। सोचो, अगर आपके सामने रखा ताबूत खुद भी खुद हिलने लगे और उसके अंदर से जंजीरों के घिसटने की आवाज आए, तो आपका क्या हाल होगा। मेरे तो पैरों की नसें सुन्न हो चुकी थीं। ढक्कन अब और ज्यादा सरकने लगा, बस कुछ इंच और वो पूरी तरह खुल जाता। जैसे जैसे वो सरक रहा था, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। मेरी सांसों से धुंध निकल रही थी, जैसे किसी फ्रीजर में खड़ा हूं। और तभी ताबूत के छेद से एक गाढ़ी काली हवा बाहर निकलनी शुरू हुई। वो हवा नहीं थी, उसमें अजीब सी सड़ांध थी, जैसे सड़ी हुई हड्डियों और जलते बालों की बू एक साथ मिलकर नाक में घुस रही हो। यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, पीछे हटो, ये आत्मा की सांस है, इसे छू लिया तो बचना मुश्किल है। इतने डर के बावजूद प्राची पीछे नहीं हटी। उसने कैमरा सीधे ताबूत पर तान दिया और बोली, अगर सच है तो दुनिया को देखना चाहिए। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि डर के बीच उसका साहस ही हमें खड़ा रख रहा है। लेकिन उसी पल ताबूत के भीतर से एक भयानक धमाका हुआ। ढक्कन अचानक कई इंच ऊपर उठकर जोर से गिरा और पूरा कमरा हिल गया, और दीवारों की दरारों से धूल गिरने लगी, और सरगोशियां अब इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए, अब जो होने वाला है वो हमारे बस में नहीं। कसम से बता रहा हूं, उस रात मैंने मौत को पहली बार अपनी आंखों से देखा। ताबूत का ढक्कन अब आधा सरक चुका था। कक्ष में धूल, सड़ांध और ठंडक इतनी भर गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे कान अब भी उन सरगोशियों से भरे थे, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, ये जगह श्रापित है। अचानक सब आवाजें थम गईं। कमरा बिल्कुल खामोश हो गया, इतनी खामोशी कि अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। मैं ताबूत के पास न जाना चाहता था, न रुकना चाहता था, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे वहीं जकड़े खड़ी कर चुकी थी। तभी ढक्कन के अंधेरे बीचों बीच से 2 लाल बिंदु चमकने लगे। धीरे धीरे वो साफ हुए और मुझे एहसास हुआ वो बिंदु नहीं है, वो आंखें थीं। 2 खौफनाक चमकती आंखें। उनकी चमक इतनी गहरी थी कि लालटेन की रोशनी फीकी पड़ गई, जैसे 2 अंगारे अंधेरे में तैर रहे हों। प्राची ने कैमरा सीधा उन आंखों की तरफ कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कैमरा नीचे नहीं किया। उस पल मुझे लगा हम दोनों रिपोर्टर नहीं, 2 पागल लोग हैं जो मौत को भी न्यूज बनाने चले हैं। आंखों के बाद ताबूत के किनारे से कुछ और हिला। पहले लगा कोई कपड़ा लहरा रहा हो, लेकिन नहीं, वो था हाथ सूखा, झुर्रीदार, हड्डियों से भरा, उंगलियां इतनी लंबी कि मानो किसी जानवर की हों। वो धीरे धीरे ढक्कन को बाहर की ओर धकेल रहा था। उस हाथ की हर हरकत के साथ कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आ रही थी, जैसे हड्डियां रगड़ रही हों। उस पल मेरी सांसें बंद हो गईं। मेरे गले से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। ताबूत हिलते ही दीवारों पर बने चित्र भी जैसे जिंदा हो गए। उनमें खून से भरी आंखें चमकने लगीं। कैदियों की चीखें अब सचमुच सुनाई दे रही थीं। यूसुफ ने जमीन पर घुटने टेक दिए और अरबी में कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगा। उसके माथे पर पसीना नहीं, बल्कि खून की पतली धार बह रही थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर खरोंच जैसी निशानियां
खुद ब खुद बन रही थीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे चीर दिया हो। हमारे भागने का ख्याल मन में आया ही था कि अचानक पीछे का रास्ता धड़ाम से बंद हो गया। पत्थर की भारी दीवार खुद ब खुद खिसक गई थी। अब हम फंस चुके थे। हवा में इतनी ठंडक भर गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और तभी ताबूत से जोरदार आवाज आई। उस पल प्राची ने बहुत धीरे कहा, अरुण, अगर ये बाहर निकल आया तो शायद हम किसी रिपोर्ट में नहीं रहेंगे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन चेहरा अब भी कैमरे पर टिका था। उसने डर को भी खबर बनाने का साहस दिखाया। सोचो, अगर आपके सामने एक प्राचीन ताबूत खुद खुल रहा हो, उसके अंदर से आंखें झांक रही हों, हड्डियों वाला हाथ धीरे धीरे बाहर खिसक रहा हो, और आप दरवाजा बंद होने से अंदर कैद हो चुके हो, तो आपका क्या हाल होगा? ठीक वही हाल हम सबका था। उस समय लगा कि दीवारें, जमीन, हवा सब हमें निगलने वाले हैं, और मेरी आंखों के सामने मौत खड़ी है, लाल आंखों और हड्डियों वाले हाथ के साथ। अब तक जो कुछ हुआ था वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। असल खौफ तो अब शुरू था। ताबूत की पट्टी अचानक इतनी जोर से हिली कि कान फटने लगे। ढक्कन पूरी तरह एक ओर जा गिरा। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल रही है, जैसे हजारों साल से बंद सड़ांध एक साथ बाहर निकल आई हो। मेरी आंखें पानी से भर गईं, गले में उबकाई सी आने लगी। लेकिन अगले ही पल गंध से भी ज्यादा खतरनाक चीज सामने थी। ताबूत के अंदर से धीरे धीरे एक आकृति उठी। कपड़ों की जगह उसके शरीर पर सूखी पट्टियां चिपकी थीं, जो अब जगह जगह से फटी हुई थीं। खाल हड्डियों से चिपकी हुई। आंखों की जगह गहरे गड्ढे, लेकिन उन्हीं गड्ढों के बीच दो लाल चमकती रोशनियां, जैसे अंगारे। उसके मुंह से एक खरखराती आवाज निकली, जैसे कोई आत्मा खुद को खींचकर जिंदा कर रही हो। मम्मी ने ताबूत से पहला कदम बाहर रखा। उसकी हड्डियों में से चर्र चर्र की आवाज आई, जैसे उसका हर जोड़ टूट रहा हो और फिर भी उसे चलना पड़ रहा हो। उसका सूखा हाथ धीरे धीरे हवा में उठा। हम सब परछाई की तरह जमे खड़े थे, और उस हाथ की दिशा थी हमारी ओर। उस पल प्राची ने कैमरा सीधे मम्मी के चेहरे पर टिका दिया। कैमरे की रोशनी उसकी आंखों से टकराई, और वो आंखें और ज्यादा लाल हो गई। मुझे यकीन है, अगर कोई और होता तो उस कैमरे को फेंक कर भाग जाता, लेकिन प्राची ने एक पल भी रोशनी नहीं हटाई। उसकी धीमी फुसफुसाहट मेरे कान में पड़ी, अरुण, ये दुनिया को देखना चाहिए, ये जिंदा है। मम्मी के खड़े होते ही दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे। हाँ, सचमुच हिलने लगे। कैदियों की आकृतियां अब पेंटिंग नहीं रहीं। उनके हाथ पांव तड़प रहे थे, आंखें चमक रही थीं। ऐसा लगा जैसे पूरा मकबरा एक जिंदा प्राणी बन चुका है। और तभी छत में से दरारें फटने लगी। सैकड़ों हजारों चमगादड़ उस दरार से निकलकर पूरे कक्ष में छा गए। उनके पंखों की फड़फड़ाहट इतनी तेज थी कि हवा का तूफान खड़ा हो गया। उनकी चीखों से कान फट रहे थे। कुछ हमारे कपड़ों से चिपट गए, कुछ बालों में अटक गए। यूसुफ जमीन पर गिरकर अरबी में चिल्ला रहा था। प्राची अब भी कैमरा पकड़े खड़ी थी, लेकिन उसके चारों ओर चमगादड़ पागलों की तरह चक्कर काट रहे थे। इस अफरा तफरी के बीच मम्मी ने दूसरा कदम बढ़ाया। उसके पैर जमीन से लगते ही पत्थर की फर्श दरकने लगी। हर कदम के साथ मकबरा कांप रहा था। वो अब सीधा हमारी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ सामने फैले हुए थे, लाल आंखें हमें घूर रही थीं। और दोस्त, उस पल मुझे लगा, अब हम उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। ना भाग सकते हैं, ना छुप सकते हैं। कभी सोचा है कि मौत जब सामने खड़ी हो और उसकी आंखों में सीधे सीधे आप खुद को देख लो, तो शरीर का क्या हाल होता है? उस रात मैंने यही झेला। मम्मी अब पूरी तरह ताबूत से बाहर आ चुकी थी। उसके शरीर से पट्टियां लटक रही थीं, जो हवा में ऐसे फड़फड़ा रही थी जैसे जिंदा सांप हो। उसने अपना हाथ सीधा मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। उस पल मैंने महसूस किया जैसे कोई बर्फीली बवंडर ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरे फेफड़े काम करना बंद करने लगे। सांस गले में अटक गई। उसकी आंखों की लाल चमक सीधा मेरे दिमाग में घुस गई। कसम से लगा जैसे मेरे पुराने सारे राज, डर और गुनाह उस नजर में खुल गए हों। वो आंखें इंसान की नहीं थी, वो जज थी, झल्लाद थी। मेरे कानों में गूंज रहा था, हजारों साल तक जिसने मेरी नींद तोड़ी उसे सजा मिलेगी। तभी प्राची ने एक अजीब हरकत की। उसने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और एक के बाद एक तस्वीरें लेने लगी। हर फ्लैश से मम्मी थोड़ा पीछे हटता। उसकी आंखों में जैसे आग भड़क उठी, लेकिन उसी गुस्से में वो और भयानक लगने लगा।
उसका मुंह इतना चौड़ा खुला कि पूरा जबड़ा खिसक गया। अंदर सिर्फ अंधेरा। ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में एक पूरा गड्ढा हो। अब तो पूरा मकबरा पागल हो चुका था। सैकड़ों चमगादड़ हम पर टूट पड़े। कुछ चेहरे से चिपक गए, कुछ कपड़ों को नोचने लगे। प्राची चीख उठी, लेकिन हाथ से कैमरा नहीं छोड़ा। उसने पूरे जोर से एक चमगादड़ को हटाया और फिर कैमरे की रोशनी सीधी मम्मी पर डाल दी। गाइड यूसुफ अब भी जमीन पर पड़ा चिल्ला रहा था, लेकिन अचानक उसने उठकर अपने बैग से एक ताबीज निकाला और मम्मी की ओर फेंका। ताबीज जमीन पर गिरते ही आग की तरह जलने लगा और उसी के साथ मम्मी एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यूसुफ चिल्लाया, भागो नहीं तो हम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम काफी डर चुके थे, हमारी हालत खराब हो चुकी थी। हम दोनों भागने लगे, लेकिन रास्ता कहाँ था। पीछे का दरवाजा तो बंद हो चुका था। तभी दीवार में एक दरार बनी। शायद वही ताबीज के असर से हुआ। बिना सोचे समझे हम उस दरार से अंदर घुस गए। पीछे से मम्मी की दहाड़ गूंज उठी, कोई भी मेरी नींद तोड़कर जिंदा नहीं जाएगा। सकी आवाज पूरे मकबरे में गूंज रही थी। पत्थर टूट रहे थे, दीवारें दरक रही थीं। हम दरार से रेंगते हुए आगे बढ़े। सांस फूल रही थी, हाथ पांव खून से लथपथ हो चुके थे, लेकिन जिंदा बचने की जिद थी। अचानक पीछे देखा, मम्मी का लाल चेहरा दरार में झांक रहा था। उसकी उंगलियां दरार से होकर हमारी ओर बढ़ रही थी। बस 1 इंच और हम उसके पंजों में होते। अगर उस रात मैंने मौत को आंखों से देखा था, तो उस दरार में घुसते वक्त उसे अपनी गर्दन पर महसूस भी कर लिया था। हम तीनों, मैं, प्राची और यूसुफ, उस पतली दरार से रेंगते हुए अंदर घुसे। भीतर बहुत संकरी सुरंग थी, इतनी संकरी कि पेट के बल ही खिसक सकते थे। हमारी सांस घुट रही थी। पत्थरों पर रगड़ से हाथ पांव छिल गए। पीछे से मम्मी की दहाड़ गूंज रही थी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पत्थरों तक कांप रहे थे। अचानक ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगे। एक बड़ा पत्थर मेरी पीठ पर लगा। दर्द से चीख निकल गई, लेकिन रुके तो वहीं दबकर मर जाते। यूसुफ हांफते हुए बोला, तेज और तेज, ये सुरंग ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। हम पागलों की तरह घसीटते हुए आगे बढ़ते रहे। करीब आधे घंटे जैसा लंबा समय बीता। असल में बस कुछ मिनट थे। तभी आगे से ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे फेफड़े जैसे जिंदा हो उठे। मैं चिल्लाया, आगे कोई रास्ता है। प्राची के चेहरे पर पहली बार राहत की झलक दिखी। उसने कैमरा बढ़ाकर आगे रोशनी डाली, लेकिन तभी पीछे से फिर वही लाल चमक आई। मम्मी दरार में घुसने की कोशिश कर रही थी। उसकी लाल आंखें सुरंग को चीरकर हमारी पीठ पर पड़ रही थीं और उसकी सूखी लंबी उंगलियां बस कुछ इंच दूर थीं। उस पल लगा, अब सब खत्म हो जाएगा। हम तीनों पूरी ताकत लगाकर आगे दौड़े। सुरंग थोड़ी चौड़ी हुई। हम घुटनों के बल भागने लगे। पीछे से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। मम्मी हर पत्थर तोड़कर पीछा कर रही थी। एक पल को लगा उसका हाथ मेरे टखने को पकड़ ही लेगा, लेकिन तभी आगे धुंधली सी रोशनी दिखी। हमारी आंखों में चमक आ गई। यूसुफ सबसे आगे था। उसने चीख कर कहा, रास्ता मिल गया। हम दोनों उसके पीछे टूट पड़े, लेकिन जैसे ही हम सुरंग के मुहाने पर पहुंचे, पीछे से इतनी जोरदार दहाड़ गूंजी कि लगा कि दिल फट जाएगा। पूरा मकबरा कांप गया। सुरंग की दीवारें टूटने लगी। पत्थरों के बीच से मम्मी का चेहरा झांक रहा था। उसकी आंखें खून की तरह जल रही थीं। वो सीधे मेरी ओर हाथ बढ़ा रही थी। उसकी उंगलियां लगभग मेरी गर्दन को छू चुकी थीं। मैंने पूरी जान लगाकर आगे छलांग लगाई। मैं सुरंग से बाहर आ गिरा। प्राची भी मेरे पीछे लुढ़कती हुई निकली। हमने पीछे देखा। यूसुफ बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसी पल मम्मी का हाथ उसकी टांग पर पड़ा। उसकी चीख ने रात को हिला दिया। बचाओ! मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी सुरंग का पूरा हिस्सा धंस गया। धूल पत्थर अचानक से हिलने लगे। एकदम अंधेरा छा गया और यूसुफ की आवाज हमेशा के लिए थम गई। मैं और प्राची रेगिस्तान की रेत पर गिर चुके थे। सांस फट रही थी, बदन खून से लथपथ था, लेकिन हम जिंदा थे। रात का आकाश ऊपर फैला था और रेत पर चांदनी बिखरी हुई थी, मगर पीछे मकबरे का दरवाजा हमेशा के लिए पत्थरों से भर गया। लेकिन उस दरवाजे के पीछे से अब भी हल्की सी लाल चमक झलक रही थी, जैसे मम्मी अब भी हमें देख रही हूं। मकबरे से जिंदा निकलने के बाद लगा था कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर तो बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ। मैं रेगिस्तान की रेत पर गिरा हुआ था, धूल धक्कड़ से लथपथ। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला,
नेटवर्क टिमटिमा रहा था, लेकिन किसी तरह कॉल लग गई। हेलो सर, मैं अरुण बोल रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ मेरे एडिटर की नींद टूटी हुई आवाज आई। अरुण, रात के 2 बजे फोन? सब ठीक है ना? मेरी सांस फूली हुई थी, दिल कांप रहा था। नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मम्मी बाहर आ गई हैं। यूसुफ जिंदा नहीं रहा। हमें तुरंत भारत लौटना होगा। कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर एडिटर की आवाज आई, अब गहरी और गंभीर थी। तुरंत होटल वापस जाओ। मैं सुबह 4 बजे की फ्लाइट का इंतजाम करवा रहा हूं। किसी भी हालत में रात वहीं गुजारो, बस सुरक्षित रहना। मैं और प्राची किसी तरह टैक्सी पकड़कर होटल पहुंचे। होटल की जगमगाती लाइटें और एयर कंडीशनर की ठंडी हवा भी उस रात हमारे दिलों का डर नहीं मिटा सकी। हमारी हालत देखकर रिसेप्शन वाले ने कुछ सवाल पूछे, लेकिन मैंने बस इतना कहा, थके हुए हैं, रूम में भेज दीजिए। करीब 11 बजे वेटर हमारे कमरे में डिनर लेकर आया। ट्रे पर गर्मा गर्म सूप, ब्रेड और सलाद रखा था। वेटर ने मुस्कुराकर कहा, सर, देर रात का खाना है, आराम से कीजिए। हम सब चुपचाप बैठकर खाने लगे। बस चम्मचों की खटपट और दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। हमारे अंदर सदमा बैठ चुका था। यूसुफ के चीखने की आवाज और वो मम्मी का डरावना चेहरा बार बार सामने आ रहा था। प्राची कई बार पानी का गिलास उठाती, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन झलक रहा था। रात को मैं वॉशरूम जाने निकला। कॉरिडोर में अजीब सन्नाटा था। लंबे गलियारे के आखिर में एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। मैं पसीने में भीग गया, पैर जैसे वहीं जम गए। अचानक वो आकृति मेरी तरफ दौड़ी। मैं डर की वजह से चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल देखा गलियारा खाली था। बस खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे हिला रही थी। उसी रात करीब 1 बजे हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद कहाँ थी। कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, कोई नहीं बचेगा। और तभी प्राची की अचानक चीख ने कमरे की दीवारें हिला दी। मैं चौंक कर उठा। प्राची खड़ी थी, उसकी उंगली दीवार के कोने की ओर इशारा कर रही थी। मैंने देखा, वहां धुंधली परछाई धीरे धीरे साफ होती हुई दिख रही थी। मम्मी की आंखें फिर से लाल जल रही थीं और उसका सूखा हाथ प्राची की ओर बढ़ रहा था। मैंने तुरंत प्राची को पकड़ा और पीछे खींचा, लेकिन वो बेसुध सी हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बुदबुदा रही थी, वो मुझे पकड़ लेगी, वो मुझे ले जाएगी। मैंने घबराकर फोन उठाया और रिसेप्शन पर कॉल किया। कुछ ही मिनटों में वही वेटर और होटल मैनेजर कमरे में आ गए। वेटर ने डर कर मुझसे पूछा, सर, ये क्या हो रहा है? मैंने झूठ बोल दिया, नाइटमेयर है, लेकिन डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। करीब आधे घंटे बाद एक स्थानीय डॉक्टर आया। उसने प्राची की धड़कनें चेक की। उसकी आंखें अब भी खाली थीं। वो बार बार कह रही थी, मम्मी यही हैं, देखो यही हैं। डॉक्टर ने मुझे देखा और धीरे से कहा, इन्हें बहुत शौक लगा है, नींद का इंजेक्शन दे रहा हूं, नहीं तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। उसने इंजेक्शन लगाया। कुछ ही देर में प्राची की पलकों पर भारीपन उतर आया। वो गहरी नींद में चली गई। उस रात मैं एक पल भी नहीं सो पाया। खिड़कियों से बाहर अंधेरा था, कमरे के कोने में टिमटिमाती लाइट, और हर छाया मुझे मम्मी जैसी लग रही थी। बार बार लगा कोई हमें देख रहा है, जैसे वो अभी भी हमारे साथ कमरे में हो। कभी दरवाजे की हल्की आहट, कभी खिड़की पर परछाई, सब मेरे दिल को छलनी कर रहे थे। घड़ी की सुई जैसे रुक गई थी। हर मिनट 1 साल जैसा लग रहा था। आखिरकार सुबह हो ही गई। सूरज की पहली किरणें खिड़की से भीतर आईं। जैसे जैसे रोशनी फैली, वो सारा डर कुछ हल्का हुआ। प्राची अब शांत थी। वो धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में अब उतना डर नहीं था। डॉक्टर की दवा ने असर किया था। मैंने राहत की सांस ली। टैक्सी पहले से तैयार थी। हम सामान उठाकर होटल से बाहर निकले। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। मैंने प्राची को सहारा दिया और उसे अंदर बैठाया। वो खामोश थी, लेकिन अब उसकी आंखों में थोड़ी राहत थी। टैक्सी रेगिस्तान की सड़क पर दौड़ रही थी। सुबह का सूरज चमक रहा था, पर मेरे भीतर अब भी वही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच हम बच पाएंगे या मम्मी अब भी हमारा पीछा कर रही हैं? सवेरा हो चुका था। हमारी टैक्सी रेगिस्तान की सड़क पर दौड़ रही थी। होटल के पीछे छूटा वो डरावना कांड अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। अब प्राची चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर रात की थकान और डर साफ दिख रहा था। करीब 5 बजे हम एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग था। चमकदार फ्लोर, कांच की दीवारें,
और चारों तरफ विदेशी सैलानियों की भीड़ थी। किसी के हाथ में कैमरा था, किसी के पास खजूर और स्मृति चिन्हों के बैग थे। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट गूंज रही थी, फ्लाइट नंबर 307 दुबई के लिए बोर्डिंग शुरू हो रही है। भीड़ देखकर थोड़ी राहत महसूस हुई। भीतर भीतर सोचा, चलो अब हम इस खौफनाक जगह से निकल रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब हम सिक्योरिटी चेक पर पहुंचे तभी अजीब सा हादसा हुआ। मैंने बैग मशीन पर रखा। स्क्रीन पर अचानक गार्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। वो बार बार स्क्रीन को घूर रहा था। फिर उसने इशारा किया, इस बैग को अलग रखिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अब क्या? गार्ड ने बैग खोला। अंदर सिर्फ कपड़े और कैमरा थे, लेकिन कैमरे का लेंस देखकर उसने पूछा, आपने कुछ रिकॉर्ड किया है अंदर? मम्मी का फोटो। मैंने झूठ बोल दिया। नहीं, बस सामान्य विजिट थी। लेकिन उसी वक्त मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, झूठ, झूठ मत बोलो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज कहीं और से नहीं, मेरे बैग के अंदर से आई थी। प्राची ने मेरे हाथ को दबाया। उसकी आंखें डरी हुई थीं। वो धीरे से बोली, अरुण देखो पीछे। मैंने पलट कर देखा। भीड़ के बीच से कोई काली परछाई गुजर रही थी। लंबा सा कद, घसीटते हुए कदमों के साथ वही मम्मी थी। लेकिन हैरानी ये थी कि आसपास खड़े लोग बिल्कुल सामान्य थे, जैसे उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। मेरे होंठ सूख गए। मैंने जल्दी से पासपोर्ट निकाला और चेकिंग क्लियर की। गार्ड ने शक से देखा, लेकिन आखिरकार हमें जाने दिया। अब हम वेटिंग लाउंज में बैठे थे। चारों तरफ यात्रियों का शोरगुल था। बच्चों की किलकारियां, कॉफी मशीन की आवाज शोर कर रही थी। लेकिन मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि तुम मुझसे बच नहीं सकते। अचानक प्राची ने मेरी आस्तीन पकड़ी और घबराकर बोली, अरुण देखो वहां। लाउंज के कोने में शीशे की दीवार के पास वही परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें फिर से लाल चमक रही थीं और इस बार वो सीधे मुझे देख रही थी। आखिरकार हमारी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ। फ्लाइट 909 दिल्ली के लिए बोर्डिंग शुरू हो रही है। हमने राहत की सांस ली और गेट की ओर बढ़े। लेकिन तभी लाउडस्पीकर अचानक चीख उठा। एक झटका सा लगा। पल भर के लिए बिजली गुल हो गई। अंधेरे में मुझे साफ सुनाई दिया, भारत पहुंचकर भी नहीं बचोगे। कुछ ही मिनटों बाद बिजली वापस आई। लोग सामान्य हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं और प्राची, हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। हम किसी तरह बोर्डिंग गेट पार करके विमान की ओर बढ़े। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर सूखा, ठंडा हाथ रख दिया हो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। बस पीछे से आती हवा में रेत और सड़न की गंध थी। आखिरकार हम सीट पर बैठे। विमान रनवे पर दौड़ा और आसमान में उड़ गया। खिड़की से बाहर देखा, नीचे दूर तक फैला रेगिस्तान, पिरामिडों की परछाई और नील नदी की चमक थी। लेकिन मेरे दिल में एक ही सवाल था, क्या हम सचमुच बच निकले हैं, या वो मम्मी अब भी हमारे साथ हैं, हवा में, हमारी सीटों के बीच कहीं? आखिरकार हम भारत पहुंच ही गए। दिल्ली की हवा में कदम रखते ही लगा कि जैसे मौत के साए से थोड़ी राहत मिली हो। टैक्सी सीधे हमें दफ्तर ले गई, क्योंकि एडिटर साहब को इंतजार था। हमने पूरी फुटेज और फोटो उन्हें दिखाए। जैसे ही वीडियो चला, मम्मी की झलक, उसके हिलते हाथ, दीवारों पर उभरी छायाएं और अंधेरे में चमगादड़ों की आवाजें। एडिटर की आंखें चमक उठी। वो लगभग उछल पड़े। ये तो धमाका है, ऐसी रिपोर्ट दुनिया ने कभी नहीं देखी। फिर प्राची के खींचे हुए फोटो सामने आए। उन तस्वीरों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक तस्वीर में मम्मी की आधी खुली आंखें चमक रही थी। दूसरी तस्वीर में उसका हाथ कांच के केस से बाहर निकलता साफ दिख रहा था। और तीसरी फोटो, जैसे वो सीधा कैमरे की ओर बढ़ रहा हो। एडिटर ने जोर से कहा, ये तो विस्फोटक है, इतिहास बदल जाएगा। जैसे ही ये रिपोर्ट और तस्वीरें अखबार और चैनलों पर चली, देश ही नहीं पूरी दुनिया में टहलका मच गया। न्यूज चैनल्स की टीआरपी आसमान छूने लगी। अखबार की बिक्री दोगुनी हो गई। लोग हैरान थे कि इतनी खतरनाक जगह से, इतनी नजदीक से किसी ने अब तक ऐसा कवरेज किया ही नहीं था। लोग तालियां बजा रहे थे, नाम हो रहा था। लेकिन दोस्तों, हम दोनों के भीतर कुछ टूट चुका था। वो रातें, वो साये, मम्मी की सड़न भरी गंध, उसके ठंडे हाथ का एहसास, ये सब हमारे दिमाग में ऐसे चिपक गए थे जैसे किसी पत्थर पर खुदी हुई इबारत थी। मैं नींद में चौंक कर उठ जाता। कभी लगता कोई दीवार पर वही मिस्र के चित्र बना रहा है,
कभी लगता दरवाजे के पीछे वो परछाई खड़ी है। प्राची की हालत भी कुछ अलग न थी। वो अक्सर रात में रो पड़ती और कहती, अरुण, कोई हमें घूर रहा है। खैर, एडिटर साहब ने हमारी हालत देखी। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने जान हथेली पर रखकर यह काम किया है। अब चैनल और अखबार की जिम्मेदारी है कि तुम्हें संभाले। उन्होंने हमारी पूरी हॉस्पिटल फीस दी। मनोचिकित्सक का इलाज भी उन्होंने ही कराया। कई महीनों तक हमें दवा, थेरेपी और काउंसलिंग से गुजरना पड़ा। समय बीतने के साथ हालात सुधरे। हम धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौटे। लेकिन दोस्तों, सच कहूं, आज भी जब आंखें बंद करता हूं तो कभी कभी लगता है कि वही लाल चमकती आंखें अंधेरे में मेरी ओर घूर रही हैं। आज भी रेगिस्तान, पिरामिड और वो सन्नाटा याद करते ही दिल दहल उठता है। नाम और शोहरत मिली, रिपोर्ट धमाका कर गई, लेकिन उस मम्मी ने हमें एक सबक सिखा दिया। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना ही नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा खौफ मिलेगा जिससे निकलने में हमें न सिर्फ महीनों लगे बल्कि शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरी सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले अनीता शर्मा हैं अहमदाबाद गुजरात से, मुस्कान हैं हिमाचल से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, पंकज कुमार हैं लखनऊ से, चेतन हैं रायपुर से, फेजा शेख हैं कानपुर से, जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, पंकज हैं यूपी से, पिंकी सिंह, आराध्या सिंह और दीपक सिंह छपरा बिहार से, और सबसे लास्ट में लक्ष्मण हैं तेलंगाना से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।